प्रिय छात्रों, सभी का हमारे YouTube चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर स्वागत है। आइए हम लोग सारणिक के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सारणिक की डेफिनेशन और उसके प्रसार और उसके मान से संबंधित एक्सरसाइज 4.1 को समझा था और हल किया था। और अब इस लेक्चर में हम लोग सारणिक के गुणधर्मों का अध्ययन करते हुए इनका प्रयोग करेंगे। इन गुणधर्मों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके लिए आपको जो डिटर्मिनेंट्स है उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, इसलिए इन गुणधर्मों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इन गुणधर्मों को जानते हैं कि ये गुणधर्म क्या हैं। तो सारणिकों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पहला प्रगुण है कि किसी भी सारणिक की रो को या सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को रो में परस्पर बदल दिया जाए, अर्थात परिवर्तित कर दिया जाए, तो उस सारणिक के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही उसका मान बदलता है, ना ही उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो आइए, ये पहला प्रगुण था। इसको हम जैसे ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच एम, ये सारणिक दिया हुआ है। इसकी रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस फर्स्ट रो को ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2, C3, जैसा कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक्सचेंज करने पर। तो इसमें इसको हम लिख भी सकते हैं। तो पहले हम इसको बदल लेते हैं, फिर इसकी गुण को लिखते हैं। तो ये रो है R1, ये C1 की जगह पर हो जाएगी A, B, C, और ये R2 है, ये C2 की जगह पर आ जाएगी D, E, F, और ये G, H, M। इसको हम इस टाइप से परिवर्तित कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो इसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस टाइप से इसको हम बदल सकते हैं और इसको निम्न प्रकार लिख लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जे CI है, ये RI है। I का मतलब है IB कॉलम और IB रो है। तो इनको इस टाइप से बदल देते हैं। तो इस संक्रिया को इस तरह डिनोट करते हैं। इस टाइप से ये पहला प्रगुण आपका आ जाता है। इसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए ऐसा लिखा जाएगा। पुनः इसको हम ऐसे रो है, इसकी जगह पर पहली जगह पर लिख लेते हैं, दूसरी को दूसरी जगह पर
और तीसरी रो को थर्ड कॉलम के रूप में निरूपित कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रगुण 1। ये पहला प्रगुण है। आप दूसरा प्रगुण देखते हैं। दूसरा प्रगुण है आपका कि सारे की किन्हीं दो रो को परस्पर बदल दें या दो स्तंभों को परस्पर बदल दें तो उस साड़िक का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो आइए, ये डेल्टा एच इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी अभी, तो ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच एम। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी आपको अभी बताई थी कि या तो दो रो को परस्पर बदल दे या दो कॉलम को परस्पर बदल दे तो इस साड़िक का मान ऋणात्मक हो जाता है। इसमें तो इसको हम इसमें बदल देते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं कि इसको यहाँ बदल दिया। ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है। तो इसको किस टाइप से बदलते हैं, तो यहाँ पर D E F A B C G H M, इसमें हमने क्या किया, और एक माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाता है। R1 को R2 में चेंज कर दिया, ये यहाँ पर है, ऐसे लिख दिया जाता है साइड में, R1 एक्सचेंज R2। तो इस टाइप से हम इस संक्रिया को RI एक्सचेंज दोनों तरफ को लग जाएगा इसमें, और RJ, इस टाइप से इसको निरूपित करते हैं। I बराबर 1 रख लिया, J बराबर 2 रख लिया, तो R1 को हमने R2 में और R2 को R1 में एक्सचेंज कर दिया, आपस में अदला बदली कर दी यहाँ पर। तो एक माइनस चिन्ह यहाँ लग जाता है, इसका मान ऋणात्मक हो जाता है। इसी टाइप से यदि हम इस कॉलम को यहाँ बदलें और इस कॉलम को यहाँ बदल दें तो इसका मान -1 हो जाता है, और इस गुणधर्म को हम CI एक्सचेंज CJ लिखते हैं। अगर कॉलम को परस्पर बदलते हैं तो इसमें इस टाइप से, और रो को बदलते हैं आपस में, रो का रो में परिवर्तन और कॉलम का कॉलम में परिवर्तन, तो माइनस चिन्ह एक ही संक्रिया एक साथ में लगेगी, या ये लगाएंगे एक बार में या ये लगाएंगे, एक ही गुणधर्म का प्रयोग होगा। चाहे तो इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे या फिर इस संक्रिया को, एक बार ये प्रयोग करेंगे तो दोबारा में ही इसका प्रयोग किया जाएगा, या इसका प्रयोग करेंगे पहले तो अगले नेक्स्ट स्टेप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं प्रयोग होती है। तो इस टाइप से इसका R का R में परिवर्तन, R1 का R2 में, या R2 का R1 में, R2 का R3 में कर सकते हैं, R3 का R2 में, इस टाइप से हम इसका कर सकते हैं। इसका अर्थ ये दिया है कि जे ऐसे करके इस प्रयोग कर सकते हैं। I बराबर 2 ले लें, J बराबर 3, तो R2 का R3 में और R3 का R2 में परिवर्तन हो जाता है। इसी टाइप से इसमें भी हम इसी टाइप से प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें कॉलम का कॉलम में होगा एक्सचेंज। अब तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, तीसरा प्रगुण है कि तीसरे प्रगुण में किसी भी साड़िक की दो रो या दो कॉलम परस्पर समान है, अर्थात
किसी साड़े की दो पंक्ति आपस में समान है या दो स्तंभ परस्पर समान है तो उस साड़े का मान शून्य हो जाता है। आइए डेल्टा इज इक्वल टू देखते हैं ए बी सी ए बी सी डी ई एफ, तो इस साड़े का मान शून्य हो जाता है। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा डेल्टा इज इक्वल टू ए बी ए सी डी सी ई एफ ई, अर्थात ये इसमें AR1 और R2 समान थी इसलिए साड़े का मान शून्य था। इसमें C1 और C2 इक्वल हैं, इसकी कंडीशन है C1 इज इक्वल टू C3, इसकी R1 इज इक्वल टू R2, इसलिए इस साड़े का मान शून्य हो जाता है और इस साड़े का मान भी शून्य हो जाता है। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं कि ये भी शून्य हो जाता है, ये साड़े का मान, ये साड़े का मान भी शून्य हो जाता है कि चाहे तो दो रो समान हो या दो कॉलम समान हो तो उस साड़े का मान शून्य हो जाता है। तो इस टाइप से ये तीसरा था। तो अब फोर्थ देखते हैं। प्रॉपर्टी फोर्थ है कि यदि किसी साड़े की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, अर्थात इनके प्रत्येक एलिमेंट को, कहने का तात्पर्य ये है यदि किसी रो के प्रत्येक अवयव को किसी राशि से गुणा कर दिया जाए तो उस साड़े का मान उतने ही गुणित हो जाता है। जैसे हम किसी डिटर्मिनेंट्स में कैसे ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है A B C D E F G H M, ये डिटर्मिनेंट्स है। यदि हम इसे K से मल्टीप्लाई कर दें, K इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, तो K A B C D E F G H M, इससे हमने गुणा किया है एक क्वांटिटी से। तो इससे हम ध्यान रहे मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई इससे होती थी, एक आदेश से गुणा था तो ऑल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होती थी मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में अर्थात साड़िक में किसी एक रो को मल्टीप्लाई होगी, चाहे तो इसके एलिमेंट्स को या इसके एलिमेंट्स को या इसके एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई होगी, या कॉलम में एक को या इसे एक में ही गुणा इसका होता है और डिटर्मिनेंट्स उतने गुना हो जाता है। इसे हमने K से गुणा करा है तो इस डिटर्मिनेंट्स का ये K गुणित तो हो जाता है, K गुना हो जाता है। तो क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लाई इसकी होगी। एक ही रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होती है
इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई होगी, तभी ये के गुना हो जाएगा। इस प्रकार ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिर पुनः ध्यान दीजिए कि चाहे तो इससे एक रो को, चाहे तो इसको, या इसमें, या R3 में, या फिर ऐसे करके प्रत्येक एलिमेंट को एक रो के या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है फिफ्थ में। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कोई भी सारणिक दिया हुआ है, उसकी कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के पद को दो पदों का योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है, तो वह दो सारणिकों में टूट जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के। इसकी जगह हमने एक क्वांटिटी सब में ली है और अलग से भी इसको ले सकते हैं, ऐसे K1, K2, K3 ऐसे भी ले सकते हैं। और यहाँ D, E, F, G, H, M इस टाइप से है। ये एक रो के पदों को, दो पदों का योगफल है प्रत्येक एलिमेंट। तो इसको हम इस टाइप से अलग अलग सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं। A, D, G, B, E, H, C, F, M प्लस K1, D, G, K2, E, H, K3, F, M। इसी प्रकार हम संख्याओं को भी तोड़ सकते हैं या उनको दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा हो या लिख सकते हैं, तो उसे हम सारणिकों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी टाइप से अन्य संख्याएं हैं तो उस टाइप से भी और सारणिक भागों में टूट जाएगी। तो ये था आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी को लिखते हैं और समझते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पर सिंबल के रूप में, संक्रिया के रूप में लिख दिया है RI रिप्लेस टू RI प्लस K इंटू RJ, या CI रिप्लेस टू CI प्लस KCJ। इसका अर्थ है यदि हम I इज इक्वल टू 1 ले लें, 1, तो ये रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ R1 प्लस K और RJ का मतलब है R2 में यहाँ J बराबर 2 ले लिया, I बराबर 1 ले लिया, तो R1 के स्थान पर हम R1 में R2 के प्रत्येक एलिमेंट को K से गुणा करके और इसमें ऐड कर सकते हैं, तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम इसे देखते हैं। जैसे डेल्टा दिया है A, B, C, D, E, F, G, H, M। अब इसमें हम प्रयोग करते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रयोग होगी, यहाँ अप्लाई बाय प्रॉपर्टी दिस R1 रिप्लेस टू R1 प्लस K R2। K की जगह हम कोई संख्या ले सकते हैं, 2, 3, 4,
वो जब सवाल हल करेंगे आप, उसकी सिचुएशन के ऊपर निर्भर करेगा कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, तो साड़े का मान आसानी से हल हो सके, इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम देखिए, इसमें क्या है, R1J है और R2J है। इसको K से गुणा कर देंगे, इसको K से गुणा कर देंगे, इसको K से गुणा कर देंगे और यहाँ पर संगत पदों को जोड़ देंगे। इसका तात्पर्य ये होता है A प्लस, इसको K से गुणा करेंगे, K D, अब D प्लस K E और प्लस यहाँ C प्लस K F, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है, इसका अर्थात इनका। इसी टाइप से हम अन्य में भी कर सकते हैं, कॉलम के रूप में भी, और जिस जगह पर इसको रिप्लेस करते हैं उसी के स्थान पर लिखा जाता है। अगर R2 यहाँ लिखा होगा तो R2 के स्थान पर लिखेंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे तो R3 के स्थान पर ही लिखेंगे। तो इस टाइप से सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो को रिप्लेस करने के लिए उस रो में किसी दूसरी रो के अचर राशि से सबको गुणा करके, अधिक से गुणा करके प्रत्येक एलिमेंट को, और उस रो में जोड़ दिया जाता है जिसको रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करना था, तो इसलिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवेंथ। तो सेवेंथ को देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी है और बहुत सरल प्रॉपर्टी है कि यदि किसी साड़िक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उस साड़िक का मान शून्य हो जाता है। ये बहुत ही सरल और इम्पॉर्टेंट है। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू दिया है A B C 0 0 0 D E F, तो इस साड़िक का मान शून्य होगा। और ऐसे भी दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट है ये सेकंड, 0 0 0 A B C D E F। यदि किसी साड़िक का कोई एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उस साड़िक का मान शून्य होता है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम शुरू में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो ध्यान रखिएगा, इस साड़िक का मान भी शून्य होगा। इन प्रगुणों का प्रयोग करते हुए आपको सवालों को हल करना है, जिससे गुणा भाग कम होगी। इन प्रगुणों का तात्पर्य ये है, हम कोशिश करेंगे इन प्रगुणों का उपयोग करते हुए या तो कोई भी साड़िक हो तो उसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम डायरेक्ट उसको 0 लिख सकते हैं, या उसमें 2 रो या 2 कॉलम समान बनाने की कोशिश करते हैं, सर्वसम बनाने की कोशिश करते हैं इन प्रगुणों के द्वारा। तो उस साड़िक को हल करना नहीं पड़ेगा और उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका मान शून्य है। तो इस प्रकार इन प्रगुणों का उपयोग हम इसीलिए करते हैं कि साड़िक में गुणा भाग कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो आइए नेक्स्ट 1-2 प्रगुण और है जो इस किताब में दिए हुए नहीं है NCERT में, उनको हम अलग से लिख देते हैं और वो कंपटीशन की दृष्टि से भी और मल्टीपल चॉइस की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए, ये प्रगुण 8, 9, 10 उसी में शामिल कर दिया हमने, उन्हीं प्रगुणों में।
लेकिन ये मल्टीपल चॉइस और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें नोट कर लीजिए कि यदि ए तथा बी समान क्रम के कोई दो वर्ग अवयव हैं, तब उन दोनों के गुणनफल का साड़ेक उन अलग अलग साड़िकों के गुणनफल के इक्वल होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, यदि अवयव ये दिया है ये व्यापक रूप में n क्रम का विकर्ण अवयव है, तब डिटर्मिनेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका गुणनफल के बराबर इसका मान होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि अवयव ए इक्वल टू दिस तथा के कोई अदिश है, तब k इंटू ए इज इक्वल टू k टू दी पावर n इंटू साढ़े के। बहुत ही ये परीक्षा की भी दृष्टि से अन्य दृष्टि से भी ये प्रॉपर्टी और महत्वपूर्ण है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस इनसे आसानी से हल हो जाएंगे, बिना हल करे भी इसमें यूज होगा। अब आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 4.2 में बिना प्रसरण किए और साड़िकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इन्हें गुण धर्मों का प्रयोग करना है और प्रसार भी नहीं करना है और इसको सिद्ध भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, x बाई जेड ये C1 है और C2 है A B C और C3 है x प्लस A और y प्लस B और z प्लस C इज इक्वल टू दिस। तो हमने इसमें प्रगुण लिखा था कि कोई भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स दो पदों का योग के रूप में हैं, तो उनको हम अलग अलग साड़िकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू दिस और x प्लस A y प्लस B और z प्लस C। अब इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे। ये है आपका x y z A B C और इसको एक साथ ले लेते अलग, x y z प्लस, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पर। अब इसको हमने इसके साथ ले लिया, अब इसके साथ भी इन कॉलम्स को लेते हैं, तो ये दोनों में रहेंगे x y z A B C और A B C। इस टाइप से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये C1 है, ये C3 है, C1 है और C3 है। ऐसे खड़े खड़े दो कॉलम हैं पहले की जगह पर, तो C1 कहलाएगा। C3 है, ये समान है, तो प्रगुण होता है कि यदि किसी साड़िक के दो रो परस्पर सर्वसम हो या दो कॉलम परस्पर सर्वसम हो तो उस साड़िक का मान शून्य होता है। इसी टाइप से इसमें भी ये C2 और C3 सर्वसम है, तो इसलिए इन साड़िक का मान इसका भी शून्य होगा और इसका भी शून्य होगा। तो इस टाइप से ये शून्य हो जाएगा और ये दोनों इसलिए RHS के बराबर सिद्ध हो जाएगा। ये इसका मान शून्य लिख सकते हैं। ये शून्य है, क्यों शून्य है? ये फर्स्ट मैट्रिक्स डाल ली हमने, वो सारे डिटर्मिनेंट्स, ये सेकंड डाल ली। तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आपको ये C1 इज इक्वल टू C3,
फर्स्ट में C1 इज इक्वल टू C3 और सेकंड में C2 इज इक्वल टू C3, इसलिए ये शून्य हो जाएगा। जो आपने LHS ली थी वो हो जाएगी शून्य प्लस शून्य इज इक्वल टू शून्य। इसके नीचे हम शून्य लिख सकते हैं और साइड में ये लिख सकते हैं, इसके साइड में ये लिख सकते हैं और इसका मान शून्य लिख सकते हैं। शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य हो जाता है। चाहे तो ऐसे लिख लें या इसको ऊपर लिखने के पश्चात इसके नीचे 0 और इसके नीचे 0 प्लस बराबर 0 और लिखते हैं इसके आगे कि इसमें C1 इक्वल टू C3, इसमें C2 इक्वल टू C3। तो इस टाइप से इस सारे का मान शून्य हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में लिखा है आपके डिटर्मिनेंट्स दिया है C1 A माइनस B और ये B माइनस C और ये C माइनस A, इसमें B माइनस C और ये C माइनस A, ये A माइनस B और ये C माइनस A माइनस B और ये लिखा है B माइनस C इज इक्वल टू 0। अब हम ये देख सकते हैं कि इसे और इसमें जोड़ दें। इस C1 में C2 और C3 को जोड़ दें तो ये सब योग होकर के शून्य बन जाएगी। ये कॉलम A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, तो ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी, और चाहे ऐसे ऐसे जोड़ दे तो भी शून्य हो जाएंगे। तो दोनों तरह से कैसे भी हम जोड़ सकते हैं। तो पहले लिखते हैं LHS इज इक्वल टू, इसे डेल्टा से निरूपित करते हैं A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A और ये B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अब हम इसको इस टाइप से C1 रिप्लेस टू, अर्थात C1 की जगह पर लिखेंगे, इसकी जगह पर ऐसे ऐसे। तो यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3, इस टाइप से हम इसको जोड़ देंगे। इस C1 को रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ करके इसमें लिख दिया जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 रिप्लेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, ये दोनों कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे संगत पद, ये और ये। इसी तरह से ये B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, इस टाइप से हमने इन दोनों को C1 में ऐड कर दिया। अब ये ऐसे ही लिखे रहेंगे, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको ऐसे ही लिख दिया हमने, B माइनस C, C माइनस A माइनस B और ये C माइनस A माइनस B माइनस C, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं, माइनस B प्लस B 0, माइनस C प्लस C 0 और माइनस A प्लस A 0, ये पूरा पद टर्म्स 0 हो जाएगा।
एलिमेंट और ये सी और ये सी कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसमें जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपको सॉल्व करने से, ये आपका फर्स्ट कॉलम जीरो आ रहा है, जो कि आपके प्रगुण में लिखा है कि किसी भी सारणी के किसी भी एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। अगर हम विस्तार करेंगे तो जीरो हो जाएगा ये सारणी। तो बी माइनस सी और यहाँ लिख दीजिए सी माइनस ए, और ये लिख दिया हमने ए माइनस बी, और ये सी माइनस ए और ए माइनस बी और बी माइनस सी। इस टाइप से ये लिख गया, और ये यहाँ हमने लिख दिया जीरो। यहाँ लिख देंगे क्योंकि प्रगुण से प्रगुण लिख दीजिए यहाँ पर कि दिया है, यदि प्रगुण ऐसे लिख दीजिए क्योंकि प्रगुण में लिखा है कि यदि किसी सारणिक, ये हम लिखे दे रहे हैं प्रगुण, लेकिन आप केवल प्रगुण से लिख देंगे, प्रगुण से तो भी इसमें लिख दीजिए प्रगुण में लिखा है किसी सारणी की कोई भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। ये इतना ना लिख करके हम लिख देंगे जीरो है, क्योंकि C1 इज इक्वल टू जीरो। इतना लिख दीजिए, इतने से ही काम चल जाएगा। इसलिए इस सारणी का मान शून्य हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।